बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड आफ्टरनून। और आज गुड फ्राइडे भी है उन लोगों के लिए जो इस वीकेंड पे क्रिसमस सेलिब्रेट करें, वो ईस्टर सेलिब्रेट करें। मुझे कुछ लोग जानते हैं और कुछ लोग जो नहीं जानते उनके लिए थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि मेरा नाम अफशा हुमा है और मैं इस वक्त अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में एजुकेशनल प्लानिंग, पॉलिसी स्टडीज़ एंड लीडरशिप के डिपार्टमेंट को चेयर कर रही हूँ। मेरा पीएचडी स्पेसिफिकली करिकुलम प्लानिंग और करिकुलम रिफॉर्म्स में है, लेकिन मेरी स्पेशलाइजेशन साइकोलॉजी में भी है और मेरा बहुत सारा इंटरेस्ट एक्टिव लर्निंग क्लासरूम्स में और उसमें इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी और फिर एक्टिव लर्निंग किस तरह से और उसको मज़ीद पार्टिसिपेटरी बनाया जाए और कैसे किया, तो ये चीज़ें करती हूँ। और पढ़ाती हूँ, क्रिटिकल थिंकिंग पढ़ाती हूँ, पॉलिसी एनालिसिस पढ़ाती हूँ, करिकुलम प्लानिंग पढ़ाती हूँ और रिसर्च पढ़ाती भी हूँ और करती भी हूँ। एंड ऑफ 2022 या बिगिनिंग ऑफ 2023 इकरा यूनिवर्सिटी में एक कॉन्फ्रेंस होने जा रही थी, तो उन्होंने चेंजिंग एजुकेशन इन दिस एरा, ये उनका अम्ब्रेला थीम काइंड ऑफ था, ट्रांसफॉर्मेटरी एजुकेशन। और ये तो उसमें उन्होंने मुझे इनवाइट किया और कहा कि आप की नोट इसके किसी सब थीम पे अगर आप करना चाहें। तो वो उन दिनों भी कुछ ऐसी कॉन्वर्सेशंस चल रही थी। हम जैसे लोगों के साथ यही होता है कि जो कॉन्वर्सेशंस चल रही होती हैं उसी में से कोई ना कोई, उस डिस्कोर्स में से ही कोई ना कोई थीम इमर्ज हो जाता है। तो उस वक्त ये थीम इमर्ज हुआ और मैं जो कुछ पढ़ रही थी उन दिनों और पढ़ा रही थी, तो मुझे लगा कि ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसके ऊपर बात होनी चाहिए, काम भी होना चाहिए कि फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ एजुकेशन हम कंपटीशन को बड़ा ग्लोरीफाई कर देते हैं और वो कंपटीशन ग्लोरीफाई होता 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 फिर हमें मुआशरे में भी नज़र आता है, इदारों में भी नज़र आता है, लोगों का आपस में भी नज़र आता है। और जो चीज़ उसमें मुझे मिनिमाइज़ होती भी नज़र आती है वो है कोलैबोरेशन। जबकि जो लर्निंग थ्योरी है 21st सेंचुरी की, वो सारी कोलैबोरेशन पे बेस्ड है और वो कोऑपरेटिव लर्निंग पे बेस्ड है। तो हमने पिछली सदी भी गुजार दी थी, उसकी थ्योरी को भी हमने नहीं अडॉप्ट किया था, जो कि थी कंस्ट्रक्टिविज़म। अस्सलाम वालेकुम सर। तो 20th सेंचुरी की जो लर्निंग थ्योरी थी वो थी कंस्ट्रक्टिविज़म, और कंस्ट्रक्टिविज़म ये कह रही थी कि आपने नॉलेज डिलीवरी नहीं करनी है, बच्चों ने नॉलेज कंस्ट्रक्ट करना है, तो आप उनको हेल्प करें, कुजा ये कि आप नॉलेज डिलीवर करते रहें। तो हमने उसको भी ना सदी के आखिर तक नहीं माना, नहीं समझा, नहीं अपनाया। तो अब है कनेक्टिविज़म कि ये मिल के और एक दूसरे से जुड़ के सीखते हैं, कनेक्ट करते हैं और फिर नॉलेज कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो इसको भी इस वक्त समझना मुझे लगता है कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी पहला क्वार्टर ही चल रहा है, तो इसी में समझ लेते हैं। मैं थोड़ा सा अपनी कहानी से बिल्ड करूँगी और फिर इस फिनोमिना को अनपैक साथ साथ करती जाऊँगी। मुझे बड़ा मज़ा आता है जब मैं सोचती हूँ कि बिफ़ोर स्कूलिंग हम क्या अपने बारे में सोच रहे समझ रहे होते हैं, और फिर जब हम स्कूलिंग में चले जाते हैं तो फिर हम अपने बारे में कैसे सोचते हैं और क्या सोचते हैं। तो मैं अपने 2 बड़े भाइयों की छोटी बहन थी और वो दोनों गोरे थे और मैं सांवली थी, ठीक है। तो मेरे तई ये कोई बड़ा कमाल था कि 2 गोरे भाइयों में मैं सांवली हूँ। एंड एवरीबडी इन माई होम एनवायरनमेंट यूज्ड टू से कि ये बहुत प्यारी है। तो मैं बड़ी खुश थी कि अच्छा ये तो बड़ा कमाल हो गया कि मेरे भाई दोनों एक जैसे हैं और मैं डिफरेंट हूँ, तो मैं ज़्यादा मज़े में हूँ। अच्छा, फिर मेरी हाइट छोटी थी, कंपैरेटिवली मेरी एज के बच्चों से मेरी हाइट छोटी थी, तो जो मुझे देखता था वो मुझे क्यूट कहता था। तो मैं अपने तई बड़ी खुश थी कि मैं तो बड़ी क्यूट हूँ, राइट, और मैं तो छोटी हूँ। देन द स्कूलिंग हैपेंड और मुझे बिगिनिंग ऑफ माई स्कूलिंग आई वॉज वेरी हैप्पी कि मैं क्यू में सबसे आगे खड़ी होती हूँ क्योंकि मैं छोटी हूँ, सो आई गेट द फर्स्ट प्लेस, और ये भी मेरे लिए बड़ा एस्टॉनिशिंग था और बड़ा मज़े का था। तो फिर मुझे किसी ने क्लास फेलोज़ में से एक दिन नॉट एज सच बुली नहीं किया, लेकिन टॉन्ट किया कि तुम तो इतनी छोटी हो कि तुम्हें लाइन में सबसे आगे खड़ा करते हैं।
एंड आई वाज लाइक, है ये कोई बुरी बात है? इसमें कोई बुराई है अगर मैं छोटी हूँ? बट देन आई रियलाइज कि अच्छा, मुझे कंपेयर किया जा रहा है। मेरी हाइट मेरे तई बड़े मज़े की है एंड एवरीबॉडी प्रेजेज इट, लेकिन अब मुझे कंपेयर किया जाएगा कि मेरी क्लास के बाकी बच्चों की हाइट कैसी है। अच्छा, अब मैं अभी बिल्कुल छोटी क्लासेस में हूँ, तो हमें पोजीशंस दी जा रही हैं ऑन द बेसिस ऑफ एकेडमिक अचीवमेंट, राइट? तो मेरी पहली दफ़ा पोजीशन आती है 11th, ये मुझे आज तक याद है। एंड आई एम सो ग्लैड कि अब मैं सबसे आगे नहीं हूँ, अब मैं तरक्की कर गई हूँ और मैं 11th नंबर पे आई हूँ। क्योंकि अभी मुझे तो वो कॉन्सेप्ट बिल्ड नहीं हुआ ना, मैं तो बिल्कुल छोटे ग्रेड्स में हूँ। और मुझे एक दफ़ा फिर टॉन्ट किया जाता है कि तुम तो 11th आई हो। तो मैं फिर कंफ्यूज हूँ कि यार मैं तो बड़ी खुश थी कि अच्छा, वो लाइन में आगे खड़े होती थी नंबर 1 पे, क्योंकि उस वक्त तक तो नंबर का यही इमेज है मेरे पास। और अब जब एक बड़ा नंबर आ गया है 11, तो भी ये मुझे टॉन्ट कर रहे हैं। अब क्या मसला है? तो पता चला अच्छा, अब मैं फिर एक दफ़ा कंपेयर हो रही हूँ। और ये मेरी अचीवमेंट का मसला है कि बाकी 10 बच्चों ने मुझसे ज़्यादा अचीव कर लिया। तो यहाँ से हम बच्चे को कंपैरिजन और कंपटीशन बिल्ड करना शुरू करते हैं। वो अपने तई क्या है, आहिस्ता आहिस्ता ये बात रिड्यूस होती चली जाती है। और जो चीज़ बिल्ड होती चली जाती है वो ये है कि मुझे साथ वालों से कंपैरिजन में देखा जाएगा और ये देखा जाएगा कि मैं इनसे आगे हूँ, मैं इनसे ऊपर हूँ, मैं कहाँ हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, ये बात रिड्यूस होती चली जाएगी। मेरा गुजरा हुआ कल कैसा था, मैंने उससे आज इम्प्रूव किया है या नहीं किया, ये रिड्यूस हो जाएगा और मैं क्राइटेरियन रिलेटेड नॉर्मेलिटी कर्व में आ जाऊंगी। अब यहाँ से होते 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 मैं पहुँचती हूँ कॉलेज में और अपनी एंड ऑफ स्टोरी करती हूँ मास्टर्स के रिजल्ट के ऊपर। माय फर्स्ट मास्टर्स इन अप्लाइड साइकोलॉजी। तो मुझे पता चला कि गवर्नमेंट कॉलेज, ठीक है, और मुझे पता चला कि मैंने अपनी क्लास में 3rd पोजीशन ली है। तो मैं इस पर बड़ी खुश कि यार कॉलेज में मास्टर्स में 3rd पोजीशन, अमेजिंग। अब वो बिल्ड हो चुका है कंपटीशन सारा, ठीक है। लेकिन एक दफ़ा फिर क्या हुआ कि मुझे HOD अपने कमरे में बुलाती हैं और वो बुलाते ही डांटना शुरू कर देती हैं। आई एम लाइक, अब क्या हो गया? तो उन्होंने कहा कि देखो, जो 2 टॉपर लड़कियां ना हमारी कॉलेज की, वो यूनिवर्सिटी में भी टॉप कर गई, तो तुम थोड़ी सी मेहनत कर लेती तो यूनिवर्सिटी की 3rd पोजीशन भी हमारी होनी थी। तुम यूनिवर्सिटी में 7th हो। आई वाज लाइक, अच्छा, ये तो कंपटीशन खत्म ही नहीं होना। इतनी बड़ी दुनिया में मैंने जो अचीव कर लेना है ना, उसके बाद किसी ना किसी ने मुझे बुला के कहना है कि वो देखो तुमसे आगे है और तुमने ये क्या किया। तो देन आई स्टॉप्ड माई सेल्फ, बहुत हो गया, मुझे किसी से कंपेयर नहीं होना, मुझे किसी से कंपीट ही नहीं करना। मुझे मेरा इंट्रिंसिक मोटिवेशन चाहिए। अब यहाँ से मैं इंट्रिंसिक मोटिवेशन पे चली जाती हूँ। एनी आइडिया ओवर हियर? आप जैसे ही लफ्ज़ इंट्रिंसिक मोटिवेशन सुनते हैं तो आपको क्या समझ में आता है? एनी आइडिया? सेल्फ मोटिवेशन, ओके। और मैं क्या चाहता हूँ, ठीक है। और इनर वॉइस, ओके। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। नहीं, वो पीछे नए अभी पार्टिसिपेंट। मुझे ये लगता है बहुत अरसे तक मैं इंट्रिंसिक मोटिवेशन को ऐसे ही समझती रही, सीखती रही। आपके अंदर से आवाज़ आती है, अच्छा, अंदर से आवाज़ आती है, अंदर से मोटिवेशन होता है, अंदर से ये होता है। देन लास्ट ईयर, जिस तरह मैंने कहा एंड ऑफ ईयर या बिगिनिंग, तो मैंने इसको जब रिलेट करने के लिए ज़रा इन डेप्थ जाके पढ़ा तो मुझे समझ आया कि इंट्रिंसिक मोटिवेशन देने वालों की थ्योरी में एक एलिमेंट ये है कि आपको आपके काम में मज़ा आना चाहिए।
कुछ लोगों ने इसी को अचीवमेंट मोटिवेशन लिखा है। जो कुछ आप कर रहे हैं आप उसको हर दफ़ा एक स्टेप फॉरवर्ड लेके जाना चाहते हैं। एग्जैक्टली यही रूल अप्लाई होता है आजकल गेमिफिकेशन पे। जब आप गेम खेल रहे होते हैं आप बिल्कुल अकेले प्लेयर भी हैं, आपका किसी से कंपटीशन नहीं है, तो आप एक लेवल अचीव करते हैं, फिर उससे अगला लेवल अचीव करते हैं, फिर उससे अगला लेवल अचीव। क्या चल रहा है? इंट्रिंसिक मोटिवेशन चल रहा है। यू आर नॉट कंपीटिंग विद एनीवन, यू आर हैप्पी and you are excited about your own achievement। तो यहां से मुझे समझ आया कि अच्छा मैं किस फोर्स से चलती हूं। जिस दिन मैं मजमून पहले से ज़्यादा अच्छा लिख लेती हूं, जिस दिन मैं कोई प्रॉब्लम, मैथमेटिकल प्रॉब्लम पहले से ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सॉल्व कर लेती हूं, जिस दिन मैं अपनी कोई भी चीज़ बिल्ड करते हुए पहले से बेहतर बिल्ड कर लेती हूँ, तो मुझे मज़ा आता है। अब ये दो बातें कंपटीशन से निकल के इंट्रिंसिक मोटिवेशन तक मैं आ गई। देन आई रियलाइज्ड कि जब मैं पढ़ रही होती थी या काम कर रही होती थी क्लासरूम में या घर में, तो मुझे दिल करता था कि जहाँ मैं रुक गई हूँ, जहाँ प्रॉब्लम आ गई है, जहाँ हिंड्रेंस आ गई है, वहाँ मैं किसी से बात करूँ, राइट, या किसी को बताऊं कि ये मसला हो गया। और क्लासरूम में क्या होता था, यू कैन नॉट टॉक, आपको बात नहीं करनी, आपको साथ वाले से कम्युनिकेट नहीं करना। तो मुझे समझ आया कि मेरी लर्निंग में तो सबसे बड़ी रुकावट ही ये रही है। मेरे सीखने का अमल, मुझे नहीं पता बाकी बच्चों का कैसा होता होगा, मेरे सीखने का अमल तो हर दफ़ा वहाँ रुक गया जहाँ आई नीडेड टू टॉक टू समबडी। और फिर मैं रोक के बैठी रही कि अच्छा टीचर आएगी तो सिर्फ टीचर से बात करने की इजाज़त है, बाकी तो क्लास में किसी से बात करने की इजाज़त ही नहीं है। तो टीचर आएगी, फिर मैं टीचर से पूछूंगी, उससे बात करूंगी कि मैं यहाँ फंस गई हूँ, तो वो मुझे आगे बताएगी और मैं आगे चलूँगी। और अगर क्लास में मैं ये हरकत 2 से 3 से 4 दफ़ा करूँगी तो वो कहेगी कि तुम नालायक हो, तुम बार बार अटक जाती हो और तुम्हें काम नहीं करना आता। तो मुझे पता ये चला कि मुझे चाहिए थी कोलैबोरेशन, मुझे कोई चाहिए था क्लासरूम के अंदर जो सिर्फ मुझे, जिस नुक्ते पे मैं रुका करती थी वहाँ पर मैं उससे बात कर लिया करती। हम अब साइकोलॉजी में, एजुकेशनल साइकोलॉजी में बताते हैं कि माइंड मैपिंग इज़ एन आइसोलेटेड एक्टिविटी, ब्रेनस्टॉर्मिंग इज़ अ कलेक्टिव एक्टिविटी। आप माइंड मैपिंग एक हद तक कर सकते हैं अकेले, लेकिन उस हद के बाद यू नीड टू हैव ब्रेनस्टॉर्मिंग, यानी एक से ज़्यादा जहन मुख्तलिफ जावियों से उसके ऊपर सोच रहे हो, तो फिर ब्रेनस्टॉर्मिंग का प्रोसेस शुरू हो जाता है। एंड दैट्स हाउ कोलैबोरेटिव एफर्ट हैपन्स। एक बच्चा, एक इंडिविजुअल एक हद तक कर पाया, उसके बाद उस वक्त शायद हो सकता है वो बाद में दोबारा बैठे तो आगे चल पड़े, उस वक्त उसकी सोच वहाँ रुक जाती है। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग हेल्प कर सकती है, क्योंकि एक से ज़्यादा जहन 2-3 जावियों से उसके ऊपर सोचेंगे और उसको फर्दर लेके चलेंगे। यहाँ से हमें समझ आती है कि अच्छा क्यों कोलैबोरेशन इम्पॉर्टेंट थी और इम्पॉर्टेंट है। अब जब मैं एकेडेमिया में आ चुकी हूँ तो हमारा काम क्या है, हमने कोर्सेज डेवलप करने हैं, हमने पढ़ाना है और हमने रिसर्च करनी है। अच्छा, अब अल्लाह के फजल से हमारे ऊपर एक अथॉरिटी आ गई जिसका नाम है हायर एजुकेशन कमीशन, राइट। अब हमें हायर एजुकेशन कमीशन ने कंपटीशन में डाल दिया। मैं अरशद के साथ बात नहीं करूंगी अपनी रिसर्च के बारे में कि मेरा आइडिया चोरी ना हो जाए।
इस पे पहले मेरी पब्लिकेशन आनी चाहिए, उसके बाद अरशद मुझे रेफर करे तो मेरी साइटेशंस बढ़नी शुरू हो, राइट। मैं अपनी पब्लिशिंग के बाद किसी से शेयर करूंगी, उतनी देर तक मैं किसी से शेयर नहीं करूंगी। क्यों? क्योंकि मैं सबसे कंपटीशन में हूं। और मेरा प्रॉब्लम आज भी यही है, और मुझे लगता है कि मेरे जैसे लोग बहुत सारे होंगे। मेरा प्रॉब्लम आज भी यही है कि मैं जब रिसर्च क्वेश्चंस भी बिल्ड कर रही होती हूँ, जब रिसर्च आइडिया भी बिल्ड कर रही होती हूँ, तो एक हद पे जाके मैं रुक जाती हूँ। मैं अकेले बैठ के उससे आगे आइडिया डेवलप नहीं कर सकती। आई नीड टू कोलैबोरेट विद समबडी। मुझे किसी ना किसी से जाके उस पर बात करनी है, उस पर डिस्कस करना है, ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है, तो रिसर्च आइडिया डेवलप होगा। और मैं यहाँ रुक जाती हूँ। नाउ लेट मी शेयर ब्रीफली माय एक्सपीरियंसेस इन अदर कंट्रीज। जब मैं पीएचडी करने गई और मैंने अपनी पहली असाइनमेंट की, पहले कोर्स की, तो मुझे उसके ऊपर रिमार्क्स वो एडिट फॉर्म, रिव्यू फॉर्म में करके टीचर ने भेज दिए, और उसने ईमेल में लिखा कि whom did you collaborate with for this assignment? और मैंने बड़ा प्राउडली लिखा कि नहीं, मैंने अपनी असाइनमेंट खुद की, राइट, इट इज़ ऑल माई ओन एफर्ट। तो जब मैंने उसको जवाब में ये ईमेल की तो उसने कहा कि मुझे आके मिलो। तो मैं गई और उसने मुझे कहा कि अफशा, ये जो तुमने लिखा है दिस इज़ ऑल माई ओन एफर्ट और मैंने खुद की है, तुम्हें क्या लगा था मेरे सवाल से? मैंने कहा मुझे लगा कि तुम कह रहे हो कि मैंने किसी से मदद ली है। उसने कहा अच्छा, तो मदद लेने में क्या खराबी थी? तो मैंने उसकी शक्ल देखी, तो उसने कहा बीबी अगर किसी से मदद ले लेती तो इससे आगे एनालिसिस बिल्ड करती। मुझे तुम्हारी असाइनमेंट में, तुम्हारे राइटअप में नजर आया कि तुम एक पॉइंट पे जाके रुक जाती हो, जबकि उससे आगे बड़ी मजे की फर्दर डेवलपमेंट हो सकती थी, एनालिटिकल राइटिंग हो सकती थी। तो इफ यू हैड कोलैबोरेटेड विद समबडी एंड इफ यू हैड डिस्कस्ड विद समबडी, तो ये असाइनमेंट बड़ी अच्छी हो जाती है। मैं तुम्हें 2 स्टूडेंट्स के नाम दे रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे हम अपनी असाइनमेंट का टॉपिक भी खुद चूज करते थे। उसने कहा मैं तुम्हें 2 स्टूडेंट्स के नाम दे रहा हूँ जिन्होंने सिमिलर टॉपिक लिए हैं। तो अब तुम तीनों आपस में एक मीटिंग रखो और बैठ के डिस्कशन करो, और फिर अपना अपना पेपर फाइनल करके मुझे भेजना। एंड आई रियलाइज्ड कि हम जो पाकिस्तान में बार बार अपने एजुकेशन सिस्टम पे क्वेश्चन करते रहते हैं, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, तो हमने कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी को पता नहीं चीटिंग और क्या क्या नाम दे के टोटली डिस्कार्ड कर रखा है। तो बच्चे मिलके काम करेंगे तो अब मैं इसको नंबर दूं, इसको दूं या इसको दूं, क्योंकि मुझे तो नंबर देने हैं और मुझे ये बताना है कि ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है। और 5 साल तक वहां पढ़ते हुए मुझे अपने क्लास फेलोज में से किसी का रिजल्ट कभी पता नहीं चला। एंड इफ यू आस्क समबडी देयर ग्रेड्स, दे लुक एट यू एज इफ दिस इज अ पर्सनल क्वेश्चन। दैट्स हाउ इट इज सीन। तुम मुझसे आके ये बात करो कि अफशा, तुमने टीचर एजुकेशन और इंडक्शन पॉलिसी के ऊपर जो लिखा था, मैंने इसके ऑपोजिट लिखा था, आज बैठते हैं डिस्कस करते हैं। वो ये नहीं आके पूछते मुझसे कि तुम्हारी असाइनमेंट में तुम्हें 4 मिला था या 3 मिला था। तो कोलैबोरेशन एंड कलेक्टिव इंट्रिंसिक मोटिवेशन। मैं भी चाह रही हूं कि काम कल से आज बेहतर हो और आज से कल आगे बेहतर हो। वो भी चाह रहा है, वो भी चाह रहा है। तो जब 3-4 ऐसे लोग मिलके काम कर रहे होंगे जो चाह रहे होंगे कि ये काम बेहतर हो जाए, तो फिर तरक्की होती है। फिर प्रोसेसेस कल से आज और आज से आगे बेहतर होते चले जाते हैं। जबकि अगर मैं छुपाऊं, आप भी छुपाएं और हम सब अपने अपने साइलोज में बैठ के
बंद करके काम इसलिए करें कि मैं आपसे कंपटीशन में हूँ, मैंने नहीं आपको दिखाना। आपके ग्रेड मुझसे ज़्यादा आ जाएंगे, या आपकी पब्लिकेशंस मुझसे ज़्यादा हो जाएंगी, या आपकी तरक्की मुझसे पहले हो जाएगी। तो फिर तरक्की इंडिविजुअल्स की होती है, फिर सिस्टम डेवलप नहीं करता, फिर कॉम डेवलप नहीं करती, फिर मुल्क डेवलप नहीं करता। यहाँ पे मैं रुकती हूँ, एक छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं एंड देन वी शैल ऑल अनपैक इट कि हमने क्या किया अभी। थैंक यू। अच्छा जी, ये मैं यहाँ दे रही हूँ, एक एक अपने पास रखते जाएं, बाकी आगे देते जाएं, ठीक है। ये मैं यहाँ दे रही हूँ, एक एक चिट अपने पास रख लें, बाकी आगे कर दें। आलम पेन्स दे दें। अच्छा, आपके आर्म्स में से ये इस तरह से बोर्ड निकल आता है लिखने के लिए, आप आगे कर सकते हैं। सीट के आर्म में से निकल आता है। चिट के सेंटर में कुछ लोग लिख लें कंपटीशन, कुछ लोग लिख लें सेंटर में एक वर्ड लिख लें, कुछ लिख लें कंपटीशन, उसके कंप्लीट स्पेलिंग लिख लें बिल्कुल सेंटर में, ऊपर नीचे जगह खाली हो, ठीक है। कुछ कंपटीशन लिख लें, कुछ कोलैबोरेशन लिख लें, कुछ कोऑपरेशन लिख लें। हो गया? चलो, एक वर्ड चिट के सेंटर में लिख लें, तीनों में से। जिसको स्पेलिंग ना आ रहे हो वो साथ वाले से पूछे प्लीज। अगर नहीं आ रहे। कंपटीशन, कोलैबोरेशन, कोऑपरेशन। हो गया जी? ठीक। चैट जीपीटी के बाद वो भी चले। अच्छा, चैट जीपीटी पे भी वैसे अभी बात करते हैं। अच्छा, अब आपके पास एक एक वर्ड है, राइट? अच्छा, मैं टाइम नोट करूंगी बिल्कुल टीचर की तरह, और मैं आपसे ये कहूँगी कि इस वर्ड के 3 अल्फ़ाबेट आपकी चॉइस के, उनसे एक एक लफ्ज़ सिर्फ और बना लो, ठीक है, जो इस लफ्ज़ से कहीं ना कहीं जुड़ता हो, ठीक है। कंपटीशन लिखा हुआ है तो उसके अल्फ़ाबेट्स में से कोई से 3 अल्फ़ाबेट चूज़ करें और 3 वर्ड्स बना लें। उस स्क्रैबल खेल रहे हैं हम बेसिकली। कोई 3 लेटर्स चुनें और उससे 3 वर्ड्स इस चिट पे और लिख लें, नीचे लिख लें या ऊपर लिख लें, जगह है आपके पास। जिसने 3 लिख लिए वो खड़ा हो जाएगा। हाँ, खड़ा हो जाएगा। नहीं, अभी तुम देखना क्या होता है। बहुत अच्छा किया, बहुत ही अच्छा किया ये जुमला बोल के। जिसके 3 वर्ड्स पूरे हो जाए वो खड़ा हो जाए। इसमें हम एक दूसरे से डिस्कस कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल। अच्छा, जिसके 2 वर्ड्स पूरे हो जाए वो खड़ा हो जाए, 2 हो जाए तो भी खड़े हो जाए। ठीक हो गया। अच्छा जी, इनके 3 हो गए थे, इनके 2 हो गए थे, या 3 ही हो गए होंगे। ठीक हो गया। जिसका एक एक लफ्ज़ और लिखा गया वो खड़ा हो जाए। जो आपने पहला लिखा हुआ था दूसरा लिख लिया तो खड़े हो जाए। अच्छा, जिसने अभी तक सिर्फ एक ही लिख रखा है वो भी खड़ा हो जाए। तुम तो खड़े ही नहीं हुए, तुमने क्या किया? अच्छा, तो खड़े हो जाओ ना, 3 वाले तो पहले ही खड़े हो चुके। अच्छा जी, अब आप सब एक ही लेवल पे, चाहे आपने एक लफ्ज़ लिखा था, चाहे 2 लिखे थे, चाहे 3 लिखे थे, ठीक है? ओके, अब आप ये चिट लेके कमरे में घूमें और बाकी अल्फ़ाबेट्स के लफ्ज़ पूरे करें, एक दूसरे से ले लें जाए। ये जितने अल्फ़ाबेट्स हैं ना, इससे आपने अपने वर्ड्स पूरे करने हैं। स्क्रैबल खेल रहे हैं आप। कंपटीशन लिखा हुआ है तो उसके तमाम अल्फ़ाबेट्स से वर्ड्स पूरे करने हैं। एक दूसरे से लेते जाएं और वर्ड्स पूरे कर लें। हर अल्फ़ाबेट से आपके पास एक वर्ड होना चाहिए। हर अल्फ़ाबेट से एक वर्ड बना लें। जो आपका मेजर वर्ड था ना, उसके हर अल्फ़ाबेट से एक वर्ड बना लें, और अगर आपके पास नहीं है तो किसी से ले लें। आपके पूरे हो गए? सारे हो गए? वेरी गुड। अच्छा जी, वो रिसोर्स है पीछे बैठा हुआ जिसके पास सारे वर्ड्स लिखे हुए। ओके, वेरी गुड। अच्छा, जिसके कंप्लीट हो जाए वो बैठ जाए ताकि लोगों को पता चल जाए आपके पास आना है। हाँ, वो याद कर ले, ज़हन में रख ले।
जो लोग बैठते जा रहे हैं ना वो आपका रिसोर्स हैं, उन्होंने कंप्लीट कर लिया काम। हाँ वहाँ जाए जरूर। क्या रह गया? मैंने तो इतने सारे लिख दिए हैं, देखें। कॉर्पोरेट, हाँ एल से भी हो गया, लर्निंग लॉयल्टी ठीक हो गया, ऑपरेट, ऑथेंटिक, एक्टिविटी, परफेक्ट ओपन, परफेक्ट। इनिशिएट, टुगेदर, बी से क्या है? बताएं आप। ब्रिलियंस Brilliant. ठीक हो गया, ओ से भी हो गया, आर से भी हो गया। हाँ नहीं, आर से रहता है ना, हो गए सारे। अच्छा ठीक है, बैठ जाए। हो गए जी, बैठे जी, और जहाँ मर्जी बैठ जाएं, जिसके साथ मर्जी बैठ जाए। अपना कोई रिफ्लेक्शन देगा अभी जो कुछ आपने किया उसके ऊपर, आपको क्या लगा, आपने क्या किया है, क्या हो रहा था? हाँ जी। अच्छा, अभी जो एक्टिविटी हुई उसमें सबसे पहले तो हमने खुद से सोचा जो हमारे ज़हन में आ रहा था, ठीक हो गया, तो वो तो अपनी हद तक था। ठीक है। और उसके बाद हमने फिर कोशिश की कि कोलैबोरेट करें आसपास दूसरे मेंबर से, और उससे ये फ़ायदा हुआ कि कुछ आइडियाज़ जो मेरे जहन में नहीं थे मैंने उनसे लिए, और कुछ मेरी चिट पे जो आइडियाज़ थे उन्होंने वो मुझसे ले लिए। ठीक हो गया, तो एक तरह से बिगर पूल बन गया आइडियाज़ का कि कौन कौन से वर्ड्स बन सकते हैं। ठीक हो गया, परफेक्ट। और हाँ that's जी, it. क्या हुआ, आपका क्या रिफ्लेक्शन? तकरीबन यही जो सर ने एक्सप्लेन किया है, ऐसी ही फीलिंग है। एक इसमें जो मेरे लिए न्यू था वो ये था, जब बात हुई ना खड़े हो जाए तो थोड़ा सा फील हुआ यार जल्दी जल्दी करो यार खड़े हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब आपने सारों को इक्वली खड़ा कर दिया फिर कहा ठीक है यार, फिर थोड़ी देर बाद समझ आ गई एक्टिविटी की कि अच्छा यार ये अब ना हम कोलैबोरेट करेंगे, तो वो एक एक्साइटमेंट वाला एलिमेंट भी आ गया उसके अंदर, तो एंजॉय किया एक्टिविटी को, एंजॉय किया। जी, नदीम और फिर पीछे। मेरा जो वैसे वर्ड था वो कॉपरेशन था। ठीक है। और इस वक्त मतलब जब हम एक दूसरे से लफ्ज़ लेकर लिख रहे थे तो कोलैबोरेट तो सब कर रहे थे, लेकिन एक दूसरे से कॉपरेट भी लोग कर रहे थे कि आपका कौन सा वर्ड रह गया, आपका कौन सा वर्ड रह गया। यस, थैंक यू थैंक यू। पीछे सर्कल। अच्छा, एक्टिविटी का एक जो शुरू वाला पार्ट था ना, दैट वाज अ कंपटीशन। ठीक है। क्या आपने कहा कि 3 अल्फाज बोलें, लिखें, दैट, क्योंकि कंपटीशन का एक माहौल बन गया था कि हर बंदा 3 एक अच्छा, फिर जब आपने एक एक ग्रुप को कि 3 वाला किया तो फिर आप एक सॉर्ट ऑफ कोलैबोरेशन के यानी आपने उसको कंपटीशन की जो इंटेंसिटी है वो रिड्यूस कर दी, कि वो जो एक कंपटीशन थी ना वो एक रिड्यूस हो गई। फिर उसके बाद जब कोलैबोरेशन शुरू हो गया, तो कोलैबोरेशन के बाद जब आपने कहा कि सारा और हर एक बंदा 5-5 जो भी आपके वर्ड्स हैं, हाँ उस अल्फाज एक दूसरे के साथ करें, शेयर तो करें। देखा कि एक एक जमकटे बन गए ना, थोड़े छोटे छोटे, और वो एक कॉपरेशन और एक दूसरे को लर्निंग, और वो कंपटीशन का जो एक टेंशन थी दैट वाज टोटली डाइल्यूटेड। ठीक। तो दैट वाज अ गुड लर्निंग इन दैट रिगार्ड। ठीक ठीक, आप कुछ कहना चाहते? पहले तो बड़ा मज़ा आया ये तमाम एक्टिविटी करके, और बाकी ना मेरा एक लफ्ज़ रह गया था, बाकी मैंने सारे कर लिए थे, मैंने कोलैबोरेशन का किया था। ठीक तो है। ए से मुझे कोई वर्ड नहीं आ रहा था, ठीक है। तो जब मैंने देखा ना कि ये लोग बड़ा प्यार मोहब्बत कर रहे हैं तो मुझे उसी टाइम अफेक्शन याद आया ए से, तो अफेक्शन लिखा तो मुझे बड़ा इस चीज़ का मज़ा आया। वेरी गुड। तो बाकी बहुत मज़ा आया इस चीज़ का। Excellent, excellent. Thank you. Anyone else wants to add something? हाँ, please. When we were all told to write a word from any of the letter, so we all was like ourselves, like it's just us and the chit paper. But then when this instruction came, we had to cooperate with the other. Yes. Okay, there was a slight reluctance. Right. But then because we had to comply with instructions, so we started collaborating, and went through collaborating. Whatever words we didn't think of, we got them, and we even shared words with others. Yes. Like So you cooperation. enjoyed it? Yes, of Yes. course. Okay. Thank you, Arshad. सो द एक्टिविटी इज़ वेरी गुड। और इसमें इम्पोर्टेंट ये रहा कि जब मैं स्ट्रक हुआ तो फ़ौरन मैं कोलैबोरेशन की तरफ गया, तो ये वन थिंग थी। बट द अदर थिंग इज़ कि अगर आप ये सोचना शुरू कर दें कि आपके आइडियाज़ जो हैं वो इनकम्प्लीट होते हैं या उनका एक एरिया होता है जिससे वो बाहर नहीं जा सकते, तो डेफिनेटली फिर आपको अदर्स लोगों के साथ कोलैबोरेट करना चाहिए। ठीक है। तो दिस इज समथिंग। कोई वो लोग जो अपनी ही सीट पे बैठे रहे या खड़े रहे, आप मूव नहीं किए या वहीं रहे? मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर नहीं। हाँ सॉरी,
प्लीज़ जी। अच्छा, हम जब कोलिब्रेशन करने किसी के पास जाते हैं ना, सबसे पहले उनका फेशियल एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है, अच्छा, तो इन द मोमेंट वो नहीं हुआ किसी का। That was so amazing. दैट्स अमेजिंग। ठीक है, कोई ऐसा शख्स जो ज़्यादातर अपनी ही सीट पे रहा है या उससे ज़्यादा हिला नहीं, ठीक है, तो आपको लगता है डिड यू मिस आउट समथिंग? क्या? एक्साइटमेंट में मैं मूव नहीं किया। अच्छा। तो एक वर्ड रह गया। अच्छा, एक वर्ड रह गया था। एक वर्ड रह गया। फिर वो एक भैया है मेरे से, उन्होंने आके पूछा कि भाई फलाना वर्ड मिल गया, वो तो मैंने की ही नहीं, तो मेरा रहता है। तो यस, मैंने एक वर्ड या लेटर मिस कर दिया था उसके अंदर। और फिर हो गया आपको? हाँ, फिर वो हो गया। हो गया है, वो हो गया, right? हाँ। अच्छा, ये जो मेरा आखिरी सवाल था, इससे बात शुरू करते हैं और फिर बैकवर्ड जाते हैं। जब हम क्लासरूम में ये चीज़ करते हैं और एजुकेशन में ये चीज़ करते हैं, किसी ने यहाँ लफ्ज़ एक रिलक्टेंस का यूज़ भी किया, तो जब हम कहते हैं कोलैबोरेशन या कोऑपरेशन, तो एवरी चाइल्ड विल बी रेडी टू कोऑपरेट एंड कोलैबोरेट? नो, द आंसर इज़ नो। क्या कुछ बच्चे होंगे जो अपने उसमें महदूद रहना चाहते हैं और वो अपनी सीट से नहीं हिलते, अगर टीचर की इंस्ट्रक्शन फॉलो भी करके खड़े भी हो जाएंगे तो दे माइट नॉट मूव अराउंड, ठीक है। और बिगिनिंग डेज में जिन क्लासरूम्स में हम ये शुरू करते हैं तो कुछ ना कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, लेकिन हो क्या रहा है, नेचुरली द अदर किड्स क्लस्टर अराउंड देम, वो नहीं हिलता, वो नहीं जाता, लोग उसके पास आना शुरू हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपने एक कोऑपरेटिव लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट कर दी। जी मैम, इसमें मैं अपनी फैमिली की एक पर्सनल एग्जांपल शेयर करूंगा। जब आपने स्टार्ट किया ना, तो मेरे माइंड में क्वेश्चन आया कि क्या कोलैबोरेशन करना ना करना एक लर्निंग डिसऑर्डर है? हमारी सोसाइटी में अमूमन ये समझा जाता है, जैसे आर्टिज्म स्पेक्ट्रम पे जो लोग होते हैं वो कोलैबोरेट नहीं करते, वो अपने साइलों में आते हैं। एक मोजा के नाम से एक तुर्किश ड्रामा भी चल रहा है, वो एक डॉक्टर है, वो भी आर्टिज्म स्पेक्ट्रम पे है और वो कोलैबोरेट नहीं करता। मेरे अपना जो भांजा है वो ऑटिज्म पे था, माशाल्लाह इज परफेक्टली फाइन नाउ। तो हमने उसको डिफरेंट स्कूल्स में गए, हमने उसको दाखिल कराया सिटी में। अच्छा, अब उसकी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा मसला था। अच्छा, अब जो मैंने देखा ना, उसने चीज़ें क्यों सीखी, क्योंकि क्लास के अंदर वो कोर्स में पढ़ता था हर चीज़, ठीक है। जब वो कोर्स में पढ़ता था तो वही आप वाली बात, दैट इज़ अ प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेड कि सिटी मतलब स्कूल के अंदर वाहिद उसकी एडमिस थी, क्योंकि मैं भी बाजी के साथ जाता रहा, वो भी टीचर हैं, तो वाहिद वो बंदी थी जिसको आर्टिज्म का पता था, अव्वल तो स्कूल में पता ही नहीं होता। तो वहाँ पे मैंने ये देखा कि वहाँ पे ये वाला एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग थी, कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट था, और यस उससे इम्पैक्ट पड़ता है कि वो बच्चे जो कि अमूमी तौर पे कोलैबोरेट नहीं करते, रिलक्टेंट होते हैं। अच्छा, कोलैबोरेट ना करना मेरे नज़दीक भी, और मेरे ख्याल में जो आप बेहतर बता सकती हैं, जो एजुकेशन साइंटिस्ट हैं उनके नज़दीक भी, दैट इज़ अ लर्निंग डिसऑर्डर या एक पर्सनैलिटी ट्रेट है। देखो, कोलैबोरेट ना करना, हम किसी भी चीज़ को डिसऑर्डर लेबल नहीं कर सकते जब तक कि हमें ये नहीं पता चलता, स्पीकिंग फ्रॉम अ साइकोलॉजिस्ट पर्सपेक्टिव, जब तक ये नहीं होता कि वो उसके लाइफ प्रोसेसेस में हिंडर कर रहा है, ठीक है, इस हद तक चला गया एक एलिमेंट। दूसरा एलिमेंट, वो रेगुलरली यही कर रहा है, कभी भी इस चीज़ से बाहर नहीं आता, तो फिर हम ये दोनों एलिमेंट्स देखते हुए और फिर इनकी सिविरिटी देखते हुए हम डिटर्मिन करते हैं कि ये डिसऑर्डर है या ये कभी कभी इस तरह बिहेव करता है, तो वो हम भी कई दफ़ा बिहेव करते हैं, सो दैट्स नॉट अ डिसऑर्डर। लेकिन अगर वो रेगुलर पैटर्न नज़र आए एक तो, और दूसरा वो चीज़ उसको हिंडर करे, अब लर्निंग डिसऑर्डर उसको कहा जाएगा जो लर्निंग में हिंडर करना शुरू कर दे। ये अगेन ये एजुकेशन साइकोलॉजी में 20th सेंचुरी में इस पे बहुत काम हुआ, और ADHD पे भी हुआ, इस पे भी हुआ। जब कोऑपरेटिव लर्निंग एनवायरनमेंट्स का मैकेनिज़्म और थ्योरी आनी शुरू हुई, तो उसमें पता ये चला कि दीज डिसऑर्डर्स विल बी मिनिमाइज्ड, क्योंकि वो बच्चे पहले क्या होता था, अगेन अपने आप को कंपेयर करके बाकियों से, वो बच्चे, उनके टीचर और पेरेंट तीनों इस बिलीफ में चले जाते थे कि ये लर्निंग डिसऑर्डर है। अब जब आपने कंपैरिजन रिमूव किया और कोऑपरेशन इंक्रीज किया, तो अब किसी भी बच्चे को ये प्रोसेस हिंडर नहीं कर रहा, क्योंकि अगर वो उठ के किसी के पास नहीं जा रहा तो कोई उठ के उसके पास आ रहा है।
अगर वो बात नहीं कर पा रहा तो कोई उसको उसके साथ किसी और मोड में और मीडिया में कम्युनिकेट कर लेगा। तो फिर अब हम इसको डिसऑर्डर्स के लेबल से निकाल रहे हैं। ये एक डेफिशिएंसी हो सकती है फॉर अ सर्टेन टाइम पीरियड, लेकिन उसके बाद अगर ये रिकवर हो जाती है तो नो मोर अ डिसऑर्डर, ठीक है, तो फिर ये ख़त्म हो जाएगा। एक और चीज़ जो देखी गई कोऑपरेटिव लर्निंग एनवायरनमेंट में, अब हम अपने इस वक्त के एक्सपीरियंस को अगर जहन में रखें, एक और चीज़ जो देखी गई कोऑपरेटिव लर्निंग एनवायरनमेंट में वो था प्रोडक्शन टाइम। आप आइसोलेशन में बच्चों को एक्टिविटी दे दें कि आपने 7 वर्ड्स कंप्लीट करने हैं, तो वो बच्चा जो 3 वर्ड्स करके रुक गया, या वो बच्चा जो 5 वर्ड्स करके रुक गया, वो बच्चा जो 4 वर्ड्स करके रुक गया, वो रुक गया। और जो मैंने अपनी एग्जांपल दी थी, जब तक टीचर उसके पास नहीं पहुंचा, 1 टीचर 30 स्टूडेंट्स, 35 स्टूडेंट्स, 40 स्टूडेंट्स, जब तक वो टीचर उसके पास नहीं पहुंचा, उसका प्रोडक्शन टाइम रुका रहा और वो अपने 7 वर्ड्स पूरे नहीं कर पाता था। Instead of depending on one teacher, now the learners are depending upon each other, और प्रोडक्शन टाइम क्विक हो गया और बड़ी जल्दी से हर एक के 7 लफ्ज़ पूरे होने शुरू हो गए। इसके बाद हमने नेक्स्ट लेवल पे यही एक्टिविटी की सेंटेंसेस में, क्योंकि आपके पास चिट छोटी है, मैं आपसे सेंटेंसेस नहीं बनवा रही, वरना मैंने बनवा लेने थे। अच्छा, हमने राउंड टेबल्स करके हर टेबल पे 8 लोग या 7 लोग बिठाए और कहा एक सेंटेंस लिखो, सिर्फ एक। इन ये जो लफ्ज़ लिख लिए हैं ना, इनमें से किसी एक से आप एक सेंटेंस लिख दो। उसने अपने पेपर पे सेंटेंस लिख दिया। हमने कहा हर शख्स अपना पेपर अगले को दे दे। उसने अपना पेज अगले को दे दिया, उसने उसको दे दिया, उसने उसको दे दिया। पूरे टेबल पे पेपर सर्कुलेट होने लग गए और वो 10 सेंटेंसेस जिसको बनवाने में 40 मिनट्स लग जाते थे, विद इन 10 मिनट्स वो 10 सेंटेंसेस कंप्लीट हो चुके थे। क्यों? क्योंकि हर कोई अपना अपना सेंटेंस दूसरे के पेपर पे लिखता जा रहा था। मैंने अपना सेंटेंस आपके पेपर पे लिख दिया, अगले शख्स ने आपका अपना सेंटेंस लिख दिया। करते करते टेबल के ऊपर तमाम वर्ड्स के साथ सेंटेंसेस पूरे हो चुके थे, क्योंकि कंपटीशन वालों को हमने इकट्ठा बिठा दिया, कोलैबोरेशन वालों को इकट्ठा बिठा दिया, कोऑपरेशन वालों को। अभी आपके क्लस्टर्स बन सकते थे बड़े आराम से, क्योंकि आपने वो वर्ड्स लिखे हुए हैं। ये जो कोऑपरेटिव लर्निंग एक्टिविटीज़ थी, इसमें हमें पता ये चला कि गोल जल्दी अचीव हो रहा है और मुकम्मल अचीव हो रहा है। और बाज़ टेबल्स पे ये हुआ कि 10 की जगह 13-14 सेंटेंसेस बन चुके थे, क्योंकि मैंने भी जो एल से वर्ड्स लिखा थे उस पर भी मैंने सेंटेंस बना दिया, साथ वाले ने एल से कोई और वर्ड लिखा था उसने भी सेंटेंस बना दिया। तो वो 10 सेंटेंसेस बनने की बजाय वो 14-15 भी बन चुके थे। ये सारे एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद हम यहाँ पहुँचे कि अगर हम वर्क एनवायरनमेंट में भी और हायर एजुकेशन में भी या किसी भी सिनेरियो में अगर हम ये लर्निंग एनवायरनमेंट कोऑपरेशन पे और कोलैबोरेशन पे बिल्ड करनी शुरू कर दें, तो वो जो एक शख्स एफर्ट किए जा रहा होता है और फिर वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार होता है, जो आपके आसपास हर जगह नज़र आ रही है। क्यों? क्योंकि वो अपना गोल अचीव नहीं कर पा रहा और वो आपसे मदद भी नहीं ले रहा, क्योंकि उसको ऐसे लगता है कि मदद लेना या तो कोई बेगिंग है या कोई चीटिंग है, क्योंकि मैं उसको मदद एहसान करके देती हूँ। इसलिए उसको ये लग रहा है कि या तो मैं बेगर हो जाऊंगा या मैं कोई चीटिंग कर रहा हूँगा, मैं किसी और का क्रेडिट ले रहा हूँगा, क्योंकि हमने अपने क्रेडिट भी अलग-अलग कर लिए हैं सबने। तो अगर हम इन तमाम चीज़ों को रिड्यूस करते हुए कलेक्टिव एफर्ट के ऊपर आ जाते हैं विद इन क्लासरूम्स, तो जस्ट इमेजिन कि अगर मैं आपको वर्ड्स से सेंटेंसेस और सेंटेंसेस से पैराग्राफ राइटिंग पे लेके जाती हूँ और मैं आपको कहती हूँ कि आपके पास 5 से 10 मिनट हैं फर्स्ट टू मेक योर नोट्स कि आपने ऐसे में लिखना क्या है। और आप 7 लोग बैठेंगे और आप सोचेंगे कि इस ऐसे में क्या क्या लिखा जा सकता है, कंपटीशन पे क्या क्या लिखा जा सकता है, कोलैबोरेशन पे क्या क्या लिखा जा सकता है, एंड देन यू स्टार्ट राइटिंग। तो
आपका अपना अपना ऐसे ही होगा, लेकिन कितना एनरिच होगा। यस मैं सिर्फ ये आपसे पूछना चाह रही थी कि how do you deal with that kind of situation? For example, your own faculty members. Take it that for instance. How would you? And all of these things are there. यस There is competitiveness. There is hardly any collaboration. ठीक है, And there is cooperation is also not ठीक है, 100%. ठीक है। So how do you deal with that ठीक। kind of situation? अच्छा, मुझे ऐसे सवाल बड़े अच्छे लगते हैं जो डायरेक्ट होते हैं कि मैं बता दूं अपनी कहानी, ठीक है, फिलॉसफी नहीं। अच्छा, जब मैम क्वेश्चन ही कर रही थी तो मुझे फौरी तौर पे एक इंसिडेंट याद आया। देयर वाज अ फैकल्टी मेंबर जो कि ट्रांसफ़र होके आई एक और डिपार्टमेंट से हमारे डिपार्टमेंट में। अब वो हमारी सब्जेक्ट की स्पेशलाइज्ड नहीं है। द वेरी फर्स्ट एंग्जाइटी दैट शी हैड वॉज कि मैं यहाँ इनसे कैसे compete करूँगी, ये तो सारे सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट बैठे हुए हैं। उसको सम हाउ और द अदर ट्रांसफ़र करके भेज दिया गया फॉर XYZ रीजन्स। नोइंग एंड कमिंग फ्रॉम अ बैकग्राउंड ऑफ अ बिलीवर इन कोलैबोरेशन, ठीक है, जैसे ही वो हमारी पहली मीटिंग में आके बैठी तो मैंने उनसे कहा कि आपको हमने कोर्सेज देने हैं, वो भी जो पढ़ाने हैं और वो भी जो डेवलप करने हैं। उन्होंने कहा जी ठीक है। मैंने उनसे कहा कि ये कोर्सेज हम पढ़ा रहे हैं, इनमें से टिक करो कि आप कौन से ले सकती हो। उसने 2-3 कोर्सेज टिक कर दिए कि ये मैं ले सकती हूँ, हो गया। अब जो डेवलप करने हैं और एक स्पेशलाइजेशन के कोर्सेज डेवलप करने हैं, ना दैट्स अ चैलेंज कि वो बंदी उस स्पेशलाइजेशन की है ही नहीं, तो वो डेवलप कहाँ से करेगी। तो आई न्यू कि अब ये यहाँ रुक गई है। तो मैंने अपनी 2 फाइलें लिटरली निकाली और मैंने कहा कि यार ये आउटलाइंस डेवलप हुई नहीं है, यू बिगिन विद दिस। उसने मेरी शक्ल देखी, उसने कहा देख, मैंने कहा देखो मुझे मज़ा आता है कोर्स डेवलप करने में, मुझे इसमें मज़ा नहीं आता कि ये मेरे नाम से हो। एंड दैट्स द क्रक्स ऑफ इट। इंट्रिंसिक मोटिवेशन ये नहीं कहता मुझे कि मुझे क्रेडिट चाहिए, क्रेडिट इज एन एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। मैं कहा अगर ये 2 आउटलाइंस मेरे ड्रॉर में पड़ी रही तो मैंने इन 2 आउटलाइंस से आगे कोर्स नहीं बढ़ाना, मैंने इन्हीं दोनों पे काम करना है, क्योंकि मेरे तो पूरा हो गया, जॉब डन। तुम अभी शुरू कर रही हो, तुम इन आउटलाइंस पे काम शुरू कर दो ताकि मैं अपनी फैकल्टी को मज़ीद इस्तेमाल करूं और मैं 2 आउटलाइंस और बना लूँगी। तो वो भरी मीटिंग में मेरी शक्ल देख रही और बाकी 2 लोगों को फौरी तौर पे लगा कि हाँ इस कोर्स में फ़लाँ यूनिट मैं तुम्हें लिख दूँगी। तो उसने कहा कि अच्छा ठीक है। तो उसने फटाफट नाम लिखे, अच्छा ये वाला यूनिट ये लिख देंगी और ये वाला यूनिट ये लिख देंगी। मैं कहा अब हमें बताना, अगर तुम्हें इन यूनिट्स में, बाकी यूनिट्स में राइटर्स नहीं मिलते तो हमारे कनेक्शंस हैं, क्योंकि हम तो इस स्पेशलाइजेशन के कोर्स लिखवाते रहते हैं, तो डू टेल अस, हम तुम्हें और लोग भी दे देंगे। यहाँ से प्रोसेस शुरू होता है, ठीक है। उसके बाद व्हेन शी नोज कि अफशा के बाद पर्सन बी एक कोर्स डेवलप कर रहा है जिसमें मैं यूनिट लिख सकती हूँ, तो वो उसके पास जाती है और वो कहती है तुम्हारा मैं लिख दूंगी। तो ये चेन की जो बिगिनिंग है ना, जो पहली नॉट है ना, वो लगानी पड़ती है। लेकिन उस बिल्कुल जैसे अभी आपने कहा ना, जब हमने एक्सपीरियंस किया तो हमें पता चला कि अच्छा क्या हो रहा है। बिगिनिंग में यही लगा कि कंपटीशन है, हम सबको कह दिया गया 3-3 वर्ड्स लिखो, ना लिख सके 3 वर्ड तो क्या होगा। लेकिन थोड़ी देर के बाद जब पता चला कि अच्छा 3 वाला, 2 वाला, 1 वाला और कुछ ना लिखने वाला सब बराबर खड़े हो गए, तो एकदम वो एंग्जाइटी नीचे चली गई एंड यू स्टार्टेड कोलैबोरेटिंग। फिर अगर आपके पास एक लफ्ज भी था तो आप देने को तैयार हो गए। वो जो सिंगल वर्ड भी जिसने लिखा हुआ था ना, उसने भी फिर उसको होल्ड बैक नहीं किया। उसने कहा अच्छा मेरे पास एक है तो मैं एक भी दे दूंगा, मुझे 7 मिल रहे हैं।
और ये 7 लोग मुझे देने को तैयार हो गए हैं, तो फिर मैं भी दे दूंगा। एंड दिस इज एग्जैक्टली हाउ आई डू इट देयर एज वेल। किसी के वाइवा में बैठे हुए थे हम, और उसकी स्टूडेंट की मैं भी अच्छी खासी क्लास लेती हूँ, मैडम मुझे जानती हैं, मैं भी क्वेश्चन कर रही हूँ, प्रोफेसर एक्स भी क्वेश्चन कर रहा है, प्रोफेसर वाई भी क्वेश्चन कर रहा है, और सुपरवाइज़र मेरे साथ बैठे हुए हैं यहाँ पे। तो करते 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 मुझे रियलाइज़ हुआ कि अच्छा, इस बच्ची ने ये थ्योरी पढ़ी ही नहीं है जिस पे हम क्वेश्चन किए जा रहे हैं। तो मैंने फ़ौरन गूगल करके उसका चैप्टर निकाला और सुपरवाइज़र को सेंड किया कि ये लो, ये वाला चैप्टर पढ़ाओ इसको, तो सारों चीज़ों के जवाब मिल जाएंगे। तो वो वाइवा कंप्लीट होने के बाद मुझे इतना प्यारा सा उस सुपरवाइज़र का मैसेज आया कि अफशान थैंक यू, नेक्स्ट टाइम जब हम प्रेजेंट करने आएंगे तो ये सारा मसला हल हो जाएगा। मैं कहा हाँ बिल्कुल हो जाएगा। तो अब मुझे ये लगने लगा है कि आहिस्ता आहिस्ता फिर क्योंकि मैंने ये चेन शुरू कर दी है ना, आई गेव वन वर्ड, तो फिर ये चेन आगे चलनी शुरू हो जाती है। फिर वो भी सिर्फ बैठ के क्वेश्चन नहीं करेंगे, उनके भी अगर इल्म में होगा तो वो दे दिया करेंगे कि ये लो, जाओ जाके अपना मसला हल करो। क्यों? क्योंकि हमें रिसर्च चाहिए। हमें ये नहीं चाहिए कि हमने एक ऑस्ट्रेलियन एजुकेटर आए थे हमारी कॉन्फ्रेंस पे, और उन्होंने, नहीं शायद पंजाब यूनिवर्सिटी की कॉन्फ्रेंस पे, उन्होंने एक बड़ा अच्छा जुमला कहा कि द एजुकेशन हैज़ बीन डिज़ाइंड टू फेल पीपल, लेट्स रीथिंक इट, लेट्स रीडिज़ाइन टू मेक पीपल सक्सेसफुल। जब लोग एजुकेशन से बाहर निकला करें तो एक अचीवमेंट की स्टोरी लेके निकला करें, और उन्हें लगे मैंने ये भी कर लिया, मैंने ये भी कर लिया, मैंने ये भी कर लिया, और फिर वो एक्नॉलेज किया करें कि ये सब करने में ये लोग मेरे साथ थे। अभी जो फेल होता है वो अकेला होता है। जब भी कोई फेल होता है वो बिल्कुल अकेला होता है, और हम उससे कभी ये भी नहीं जाके पूछते कि तुम्हें किसी ने मदद नहीं किया। एंड वंस आई सेड दिस टू अ स्टूडेंट ऑफ माइन कि बच्चा तुम्हें ये कॉन्फिडेंस क्यों नहीं था कि मैं डॉक्टर अफशान के पास जाऊं तो ये बताएगी। उसने कहा मैं डर रही थी। मैं कहा बेटा किस बात से डर रही थी? तुम्हारा काम तो ये था कि तुम्हें इल्म चाहिए ना, तो तुम तो हर एक के पास चली जाती। उसने कहा मैडम लोग डांट देते थे कि क्यों आए हो। तो फिर मुझे एहसास हुआ कि अच्छा हमने क्या कर रखा है। हम बजाय इसके कि हम लर्निंग एनवायरनमेंट्स बिल्ड करें, हम फेलिंग एनवायरनमेंट्स बिल्ड किए जा रहे हैं कि हम तुम्हें नहीं बताएंगे, सवाल का जवाब दे के दिखाओ। तो वो सवाल का जवाब तब दे, और फिर वो बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब होता है। अभी चैट जीपीटी की बात हुई, मैंने अभी जो लास्ट वीक अपने क्रिटिकल थिंकिंग का कोर्स आखिरी बैच जो पढ़ाया है, उसको मैंने आखिरी एक्टिविटी ही ये दी। मैंने कहा क्योंकि मैं तुम्हें क्वेश्चन बिल्ड करना सिखा रही हूँ, तो तुम सब ने आज चैट जीपीटी पे क्वेश्चंस बिल्ड करने हैं और देखना आंसर क्या आते हैं। एक टॉपिक दे दिया सबको कि कल हम ये देखेंगे कि तुमने क्वेश्चन कितना इंटेलिजेंट बिल्ड किया है और तुम्हें क्वेश्चन का आंसर कैसा आया है। मैं तो मौजूद नहीं हूँ, लेकिन चैट जीपीटी मौजूद है तुम्हें जवाब देने के लिए। और मेरा काम ये नहीं है कि मैं तुमसे आंसर्स बिल्ड करवाऊँ। क्रिटिकल थिंकिंग के कोर्स में तो मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि मैं तुमसे क्वेश्चन बिल्ड करवाऊँ। तुम क्वेश्चन बिल्ड करना सीख जाओ, तो जाओ जिससे मर्जी मदद लो, लेकिन क्वेश्चन बिल्ड करना सीख जाओ। कल हम बैठ के तुम्हारे क्वेश्चंस को अनपैक करेंगे कि अच्छा ये क्वेश्चन कैसे बिल्ड हो गया। तो फिर वो एक दूसरे के साथ मिलके भी करके आएंगे, नो बिग डील। वो आएंगे और आके उसको अनपैक करेंगे। तो ये छोटी सी फिलॉसफी है जिसको मैं एज अ कैंपेन लेके चल रही हूँ। पेरेंट्स के साथ जब हम बात करते हैं तो पेरेंट्स को अभी तक ये समझाना बड़ा मुश्किल काम है कि यू नीड टू नो योर चाइल्ड्स प्रोफाइल, यू डोंट नीड टू नो योर चाइल्ड्स पोजीशन और रैंकिंग। दोनों बातों में फ़र्क है। यू नीड टू नो योर चाइल्ड्स प्रोफाइल।
जब ये सेमेस्टर शुरू हुआ था बच्चा क्या कर सकता था, क्या नहीं कर सकता था। अब जब ये सेमेस्टर ख़त्म हो रहा है बच्चा क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है। दैट्स अ चाइल्ड्स प्रोफाइल। ये आपके और टीचर के और पेरेंट के बैठ के आमने सामने जो पेरेंट टीचर मीटिंग होती है ना, उसमें ये डिस्कशन है कि आपका बच्चा कहाँ से चला था, अब कहाँ तक पहुँच चुका है, आगे हम दोनों इसको कहाँ लेके जाना चाहते हैं और उसकी क्या स्ट्रैटेजी होगी। ये कोई डिस्कशन नहीं है कि मेरी क्लास में 40 बच्चे हैं, आपका बच्चा 15वें नंबर पे है। इस डिस्कशन के कोई मीनिंग ही नहीं है। इस बात के इससे ज़्यादा कोई मीनिंग नहीं है कि 40 में से 15वें नंबर पे है। इससे ज़्यादा इसको मैं अनपैक ही नहीं कर पाती। पेरेंट्स भी इसको इससे आगे अनपैक नहीं कर पाते। उनको भी सिर्फ इतना ही पता है कि ये 40 में से 15वें नंबर पे है। सॉरी, जो अनपैक करने की बात है उस पेरेंट टीचर मीटिंग में या इंटरेक्शन में, वो ये है बच्चा क्या कर पाया और अभी तक क्या क्या नहीं कर पाया, उसमें इसको कहाँ कहाँ हेल्प रिक्वायर्ड है, और उसमें होम एनवायरनमेंट कैसे देगी हेल्प और स्कूल एनवायरनमेंट कैसे देगी हेल्प। ये वो डिस्कोर्स है। कल हम एक अवतार कर रहे थे इकट्ठे बैठ के, तो एक सिर्फ मैं शेयर करती हूँ। उन्होंने कहा कि यही पेरेंट और टीचर की कोलैबोरेशन की बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि पेरेंट्स ने तो आजकल सब कुछ टीचर्स पे डाल रखा है ना। वो तो किसी ने शेयर किया कि मेरे अपने कज़न का वाक़या है कि वो मियाँ बीवी दोनों काम करते हैं, इसलिए वो नहीं जा सकती थी, मदर नहीं जा सकती थी स्कूल, तो उन्होंने बाप को भेज दिया। बाप गया तो बाप गया ही बुरे मूड में था क्योंकि उसको बैंक से उठ के जाना पड़ा था। तो वो गया और उन्होंने बच्चे की रिपोर्ट पूछी, तो टीचर ने रिपोर्ट दी और उसने साथ कहा कि ये बच्ची ना ओ रिकग्नाइज नहीं कर पाती। तो उनके कज़न ने उनको खुद बताया था कि मैंने उस टीचर को कहा कि तुम्हें मैं पैसे किस चीज़ के देता हूँ, ये तुमने मुझे बताना है कि ये और रिकग्नाइज नहीं कर पाते, ये तुम्हारा काम है, तुम करो, एंड दैट्स इट। फिर एक और हमारी ही दोस्त ने कहा कि हाँ मेरी बच्ची को भी एक दफ़ा टीचर ने पेरेंट टीचर मीटिंग में मुझे कहा था कि आपकी बच्ची जो है ना वो एक जगह टिक के नहीं बैठती, तो मैंने उस टीचर को कहा था कि अगर ये बच्ची रात को ना सो रही हो या सुबह नाश्ता ना कर रही हो तो मैं तुम्हें फ़ोन करती हूँ। तो उसने कहा नहीं, तो मैंने कहा कि फिर तुम मुझे क्यों बता रही हो। अच्छा, मैंने दोनों कॉन्वर्सेशन सुनी और मैंने कहा ये दोनों कॉन्वर्सेशंस इनकम्प्लीट हैं। कहा क्या मतलब? मैंने कहा मतलब ये है कि दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ अ कॉन्वर्सेशन, बोथ ऑफ द स्टेटमेंट्स वर द बिगिनिंग ऑफ कॉन्वर्सेशन। बच्चा ओ रिकग्नाइज नहीं कर रहा, आइए बैठते हैं, देखते हैं आप घर पे ये रिकग्निशन कैसे करवाएंगे और मैं कैसे करवाऊंगी। स्कूल में कौन कौन सी चीज़ें हैं जिससे ओ की शेप रिकग्नाइज होगी और घर में कौन कौन सी चीज़ें हैं जिससे आप इसको ओ की शेप रिकग्नाइज करवाएंगे। तो ये थी कॉन्वर्सेशन। बच्ची टिक के नहीं बैठती, आइए मैं और आप बैठ के सोचते हैं कि इसका एक जगह बैठने का स्पैन कितना है, हमने उसमें कौन सी एक्टिविटी जनरेट किया करनी है कि ये स्पैन थोड़ा इंक्रीज हो जाए। ये थी कॉन्वर्सेशन बिल्ड करने की। ये तो कोई कॉन्वर्सेशन ही नहीं थी, ये तो एक सेट ऑफ इंफॉर्मेशन था जो आपने एक्सचेंज कर लिया। तो लर्निंग एनवायरनमेंट बिल्ड करना विद कोलैबोरेशन, तो ये है कि फैमिली, टीचर, चाइल्ड, इसके लिए दोनों अपने अपने तरीन लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं। और एंड ऑफ द सेमेस्टर या एंड ऑफ द ईयर पूछा तो ये जाए कि अब बच्चा क्या कर पा रहा है और क्या अभी भी नहीं कर पा रहा, बजाय इसके कि ये पूछा जाए कि 30 में से कहाँ खड़ा है या 35 में से कहाँ खड़ा है। जी, आप कुछ कहने लगे थे, भूल गए तो नहीं? बट याद है, सॉरी मेरी बात लंबी हो गई। अच्छा, आपका पॉइंट था। अच्छा, मैं ये सोच रहा था कि ऐसा क्यों होता है, पेरेंट्स ऐसे क्यों सोचते हैं। तो मेरे दिन में ये आया कि जब लोग बच्चे उनके मैट्रिक या एफएससी या ओ लेवल्स कर लेते हैं, तो उसके बाद जब उन्होंने मेडिकल लाइन में जाना हो या इंजीनियरिंग या आईटी, तो वहाँ पे काफ़ी कड़ा कंपटीशन होता है, और जो एक सर्टेन परसेंटेज से ऊपर ऊपर बच्चे होते हैं उनको उन मेडिकल कॉलेजेस या इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ या उनमें एडमिशन मिल जाता है,
और बाकी लोग फिर वहाँ से पीछे रह जाते बहुत अच्छी बात की। मुझे एक चौक मिल सकता है हाल हैं। तो इससे उनका माइंडसेट ऐसा ही बनता है कि मोस्टली? हाँ बिल्कुल ठीक है, बोलते जाइए। शुरू से ही बच्चे को कम्पेटिटिव बनाएंगे हाँ। तो ही होगा। और मैं ये भी सोच रहा था कि बचपन में जो हमने गेम्स खेली, अच्छा। वो नाम जगह वो जो हाँ। होता है, उसमें भी कंपटीशन होता था, छुपा लेते थे। यानी कि हमारी गेम्स भी इसी नेचर की हैं। हमारी गेम्स और भी फिर ऐसे। मैंने सोचा कि जो लोग ब्यूरोक्रेट बस कोई एक साइड थोड़ी बेस्ट लेवल पे मुल्क में पोजीशन संभालते हैं, वो CSS के थ्रू आते हैं, तो वो भी कम्पेटिटिव ही है। ठीक हो क्या? तो इनको ज़रा आप इस पे एड्रेस करें। थैंक यू। थैंक यू। अच्छा जी, पहली चीज़, पहले हिस्से को मैं सिर्फ अनपैक अभी कर रही हूँ, फिर हम कंपेटिटिव एग्जाम्स के ऊपर पहुँचेंगे। पहली बात जो इन्होंने की, इन्होंने कहा कि मेडिकल या इंजीनियरिंग या एनी अदर फील्ड जिसमें जब बच्चे ने जाना है तो क्या है, राइट? मेरिट है। आपके बच्चे ने अचीव करना है। जो बात मैं कह रही हूँ वो ये है कि आप अपने बच्चे का हर सेमेस्टर का प्रोफाइल बिल्ड करें। आज बच्चा पॉइंट ए पे खड़ा हुआ है, क्या 3 महीने के बाद जो पॉइंट बी पे पहुंचना था वो पहुंच पाया है? अगर नहीं पहुंच पाया है, डेफिशिएंसी है, तो आप और टीचर मिल के इसको बिल्ड करते जाएंगे और बाय द टाइम वो सी पे पहुंचे वो ये भी बिल्ड कर चुका हो, राइट? तो इसका मतलब ये है कि जब वो एक्स पे पहुंचेगा तो वो ये मेरिट अचीव करेगा। कंपटीशन नहीं चाहिए था पीछे, डेवलपमेंट ऑफ कॉम्पिटेंसीज चाहिए थी। जो इस चक्कर में हुआ क्या कि हमने ये देखनी बंद कर दी कि मेरा बच्चा क्या सीख रहा है क्या नहीं सीख रहा। मैंने ये देखना शुरू कर दिया कि ये ग्रेड ए है, ये ग्रेड बी है, ये ग्रेड सी है, दैट्स इट। अगर ये पहले 20 बच्चे जो ए ग्रेड ले रहे थे इसमें नहीं आया तो बस इससे आगे मुझे नहीं पता क्या हो रहा है और मैं जाके टीचर से लड़ना शुरू कर देता हूँ, या मैं अपने बच्चे का स्कूल चेंज करा देता हूँ, या मैं बच्चे की जिंदगी अजाब कर देता हूँ। तीनों में से एक काम करता हूँ, All of the above. या ऑल ऑफ द अबव। ठीक है। अब हुआ क्या, आपके आने से पहले आलम मुझसे बात कर रहा था। केस ए ये हो सकता है कि मैं और टीचर मिलकर ये एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं, बच्चा सी पे पहुंच गया। केस बी ये हो सकता है कि जब सी का टाइम आया, बी पे नहीं पहुंचा हुआ था, जब सी का टाइम आया तो पता चला इतना सा और मूव किया। मुझे अगर ये इंफॉर्मेशन यहां मिल जाती ना एज अ पेरेंट, तो मुझे समझ में आ जाती कि मैंने बच्चे को किसी ऐसे ट्रैक पे चढ़ाया हुआ है जिस पे बच्चा नहीं जाना चाहता, बच्चा कर ही नहीं पा रहा। आइदर बीइंग ऑल दोज हिंड्रेंसेस जो मैं अपनी बयान कर रही थी। मुझे चाहिए था कि कोई मुझसे बात करता, मुझे चाहिए था कि कोई मेरे साथ बैठ के पढ़ता लिखता, मुझे चाहिए था कि मेरी छोटी छोटी अचीवमेंट को सेलिब्रेट किया जाता, मुझे चाहिए था, जो कि नहीं किया जा रहा था। आई हैड अ नेफ्यू जो स्कूल में पढ़ रहा था, तो पता चला उसका मैथ की अचीवमेंट ठीक नहीं जा रही। तो मैं, क्योंकि BSc मैथ्स थी और मैं पढ़ाती भी थी उन दिनों, तो मैंने कहा यार इसको मैथ शाम को मैं कराया करूँगी। तो मेरी भाभी बड़ी परेशान थी कि ये तुम क्या करती हो। हम दोनों बैठ जाते थे, मैथ की प्रॉब्लम सॉल्व करना शुरू करते थे, पहला स्टेप सॉल्व करते थे, उसके बाद उठ के हम दोनों भंगड़ा डालते थे, लिटरली भंगड़ा डालते थे। ठीक है। तो वो बच्चा बड़ा खुश होता था, उसके बाद वो अगली प्रॉब्लम खुद सॉल्व करता था और फिर फौरन कहता था पुप्पी उठे भंगड़ा डाले। हाँ भंगड़ा डाले। हो क्या रहा है कि ये जो एनवायरनमेंट क्रिएट करनी थी, इसमें हमें नहीं पता चल रहा क्या डेफिशिएंसी है। डेफिशिएंसी बच्चे में नहीं है, डेफिशिएंसी लर्निंग एनवायरनमेंट में है। हम आखिर में जाके यहां बच्चे को पकड़ रहे हैं कि तुम मेरिट पे पूरे नहीं आ रहे। मेरिट दुनिया भर में एग्जिस्ट करते हैं, अभी भी कर रहे हैं, आने वाले सालों में भी करते रहेंगे। यहां पहुंचने से पहले जो ये चाहिए, जो हमें दुनिया में होता हुआ नजर आ रहा है,
वो स्टडी ग्रुप्स बना देते हैं, वो मल्टीपल एप्टीट्यूड के बच्चों को इकट्ठा बिठा देते हैं। मैंने 3 साल APS में सिर्फ ये काम किया था। जब मुझे बेस्ट टीचर अवार्ड मिला तो मैंने लिटरली जाके पूछा कि ये किस बात पे दिया है। मेरी क्लासेस के बच्चों ने तो पोजीशन नहीं ली। उन्होंने कहा अच्छा हमने पोजीशन पे दिया ही नहीं है, तुम्हारी क्लास का कोई बच्चा फेल नहीं है, तुम्हें इस बात पे अवार्ड दिया है कि दिस इज अमेजिंग कि कोई भी बच्चा फेल नहीं हुआ। एंड द पॉइंट वॉज, तुम में से शायद सिर्फ 8 मेडिकल में जाएंगे, लेकिन तुम सब इस लर्निंग एनवायरनमेंट में सीख के निकल रहे हो। नॉट नेसेसरीली कि सबने डॉक्टर बनना है, नॉट नेसेसरीली कि सबने CSP ऑफिसर बनना है, लेकिन तुम्हें यह पता होगा कि मेरा जो लर्निंग पाथवे चल रहा था ना, उसमें से मैं हर स्टेज से सबके साथ मिलके निकल रहा था। पेरेंट को ये समझाने की ज़रूरत है कि आपने कैसे पहले से फैसला कर लिया है कि ये है क्राइटेरिया। ये हर बच्चे का क्राइटेरिया तो है ही नहीं। यहाँ समझ आ जाना था अगर आप उसके पाथवे पे थोड़ा सा गौर कर लेते, तो फिर शायद आप उसको पुश भी ना करते, आप उसका पाथवे चेंज करते और आप कहते कि नहीं ये इस वाले मेरिट पे नहीं, ये इस वाले मेरिट पे जाएगा जहाँ पे आर्टिस्ट बनते हैं। ठीक है, वो क्योंकि हम फिर वही बात है, हम उस कॉन्वर्सेशन को अनपैक नहीं कर रहे ना, तो हमें लगता है हर बच्चे ने जाके इन मेरिट एग्जाम्स में बैठना है। नहीं, हर बच्चे ने तो बैठना ही नहीं था और बैठ सकता भी नहीं है और दुनिया में कहीं नहीं बैठता। तो वाई टू कीप दैट इन माइंड इंस्टेड ऑफ कीपिंग दिस इन माइंड कि ये बच्चा क्या कर सकता है, क्या करना चाहता है और हम मिलके इससे क्या करवा डालेंगे। ये वो वाली कॉन्वर्सेशन है जिस पे हम नहीं जा रहे ना। एनीथिंग एल्स? तो एंड ऑफ द स्टोरी। मेरे वीसी ने एक दफ़ा मुझे कहा था कि अफशा अगर तुम इस मीटिंग के लिए आई हो तो लेट हो, अगर तुम अगली मीटिंग के लिए आई हो तो बहुत जल्दी आ गई हो। तो अगर तो आप इस सेशन के लिए आए थे तो थोड़ा सा लेट है। ठीक है, हाँ जी। इसके बाद तो कोई सेशन है नहीं। अच्छा, ओके। तो अफ्तारी को यहाँ पे ऑफर नहीं हो रही, सही है, इसलिए ये थोड़ा लेट ही आए हैं। अच्छा जी, ऑनलाइन कोई क्वेश्चंस हैं तो बता दें, हमारे पास अभी कोई 10। जी सर। अच्छा, अगर मैं ये आपकी इस आपने लफ्ज़ शुरू से ही लिखा है ना कि रिड्यूसिंग कंपटीशन, आप कंपटीशन को डैमेज नहीं करना चाह रहे हैं? नहीं, यू वांट टू कीप द कंपटीशन, कंपटीशन, लेकिन ये कि एक ख़ास लिमिट है जो आप एक रखना चाह रहे हैं कि एक लेवल के वहाँ से अगर ऊपर है तो एक नॉर्मलिटी हो जाती है। जिस तरह गुस्सा है तो एक पॉजिटिव फैक्टर हो सकता है, लेकिन वो इसी तरीके से कोई टेंशन भी है तो एक ख़ास लेवल तक बहुत पॉजिटिविटी, बहुत फोर्स आपको देती है। लेकिन उससे ज़्यादा अगर आपके सर पे सवार हो और वो एबनॉर्मलिटी या वो जो लफ्ज़ था सिंड्रोम, जो भी लफ्ज़ था, क्या कहते हैं उनके लिए, एबनॉर्मलिटी क्या, हाँ जी, डिसऑर्डर, तो हाँ डिसऑर्डर, तो वो आप शायद फोकस करना चाहिए। एम आई राइट इन दैट? बिल्कुल ठीक है, आपने बड़ी अच्छी एग्जांपल से मुझे याद करा दिया। स्ट्रेस एक हार्श लेवल तक परफॉर्मेंस बिल्ड करता है, ठीक है, और उस थ्रेशोल्ड से जैसे ही ऊपर जाता है तो क्या देता है? एंजाइटी, कि ओ मुझसे नहीं होगा, ये होती है एंजाइटी। पहले होता है स्ट्रेस, वर्क स्ट्रेस, अप टू अ सर्टेन लेवल ये परफॉर्मेंस बिल्ड कर रहा होता है। आप और ज़्यादा अच्छा करते हैं, और ज़्यादा अच्छा करते हैं, और ज़्यादा, और फिर अगर ये स्ट्रेस लेवल एक थ्रेशोल्ड से ऊपर जाता है तो आप एंशियस हो जाते हैं, आप कहते हैं मुझसे नहीं होगा, ये ख़राब हो जाएगा। एग्जैक्टली यही चीज़ हम यहाँ पे इस वक्त बात कर रहे हैं। मैंने एक दफ़ा यहाँ पे सेशन दिया, हैप्पीली सिंगल मैडम, लोगों ने कहा तुम लोगों को कह रही हो शादी ना करो। मैं कहा नहीं, ये तो मैं नहीं कह रही, मैं तो कह रही हूँ सिंगल भी हैप्पी हो सकता है, उसके लिए शादी की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है, तो बगैर शादी के भी खुश रहा जा सकता है। इसमें कहीं ये नहीं कहा गया कि खबरदार शादी मत करना। सेम इज द केस टुडे। जब मैं कहती हूँ रिड्यूसिंग कंपटीशन तो कहते हैं दुनिया से कंपटीशन कैसे खत्म हो जाएगा। मैंने कब कहा? दुनिया में कंपटीशन है, एग्जिस्ट भी करेगा। आप सब ने उस एक्टिविटी के शुरू में कंपटीशन एक्सपीरियंस किया, लेकिन
एक कोऑपरेटिव लर्निंग एनवायरनमेंट ने आपको ये बताया कि नाउ गो बियॉन्ड इट, इससे निकल जाओ, अपना गोल अचीव करो जाके। और गोल अचीव करने में ये कंपटीशन हर्डल मत बने, आपका गोल लर्निंग गोल अचीव होना चाहिए। तो रिड्यूसिंग का मतलब ये होता है कि एक हद तक जाए, उससे ऊपर मैक्सिमाइज ना होता जाए। हम जब अपने मुआशरे में स्पेसिफिकली देखते हैं तो बच्चों की एजुकेशन में सबसे टॉप पे कंपटीशन आ गया, लर्निंग गोल्स के नीचे चले गए हैं। अगर मैं आज जाके किसी को ये पूछूं कि आपका बच्चा लिखता कैसा है तो उसको नहीं पता, और अगर मैं उसको जाके ये पूछूं कि आपके बच्चे की इस दफ़ा क्लास में पोजीशन क्या आई है तो उसको पता है। इसका मतलब है कि लर्निंग गोल्स पे फोकस हट गया है और कंपटीशन पे चला गया है। तो हम कह रहे हैं इसको रिड्यूस करें और कोलैबोरेशन से कोऑपरेटिव लर्निंग एनवायरनमेंट में लर्निंग को इंक्रीज करना शुरू कर दें। दैट्स द जस्ट। थैंक यू फॉर सेइंग दैट। एक एडिशन टू दैट, जो कोलैबोरेशन और कोऑपरेशन के हवाले से है, अब अगर ये एक तो स्कूल कॉलेज की जो एनवायरनमेंट जो आपने बताया वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये जो कल्चर होता है, जो आपका सोशल कल्चर है, दैट इज़ आल्सो वेरी कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स के वो उस हवाले से भी क्योंकि ये भी बहुत बड़ा फैक्टर होता है, क्योंकि जो आइसोलेशन में जाता है। तो मैं दिसंबर में इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी का कोर्स पढ़ा रही थी, जब मुझे ये की नोट स्पीच के लिए उन्होंने कहा था। तो मैंने आपसे कहा कि हम जो कुछ पढ़ रहे होते हैं, पढ़ा रहे होते हैं, उसी में से बिल्ड होता है। आपने जो बात की है, अभी भी मैं आपको दिखा सकती हूँ कि जो मेरी कोर्स बुक की PDF फाइल है उस पर वो हाईलाइट हुई भी है। कल्चरल साइकोलॉजी में लिखा हुआ था कि यूरोपियन कल्चर्स आर वेरी इंडिविजुअलिस्टिक while the Asian cultures are collective। तो मैंने इसको हाईलाइट किया कि बेड़ा गर्क, हमने क्या किया। आज की थ्योरी कहती है कलेक्टिव अप्रोच। तो हमारी कल्चरल साइकोलॉजी की स्टडीज 1980 में हुई भी ये कह रही है कि एशियन कल्चर्स आर कलेक्टिव, दे डू नॉट थिंक इंडिविजुअली, दे थिंक इन कलेक्टिव टर्म्स। इनसे बात करो तो ये कहते हैं हमारे यहां ऐसा होता है। तो इसका मतलब है ये कलेक्टिविज्म के लोग हैं, और हम कलेक्टिविज्म को छोड़ के हम उस इंडिविजुअलिज्म का शिकार हो गए हैं। आज अगर मैं मुआशरे में देखूं तो यू आर एब्सोल्युटली राइट, और ये एग्जैक्टली वो डॉट पॉइंट था उस कोर्स को पढ़ाते हुए जब मैंने हाईलाइट किया था कि ये क्या किया है हमने, कि हमने बिल्कुल हर शख्स को इंडिविजुअल थॉट प्रोसेस पर डाल दिया है। अब मैं यहाँ से एक बहुत अजीब सी चीज़ को कनेक्ट करने लगी हूँ, जिस पे बाबर साहब ने मुझे बड़ी शाबाशी दी थी एक दिन, मैंने जब स्टेटस लिखा था। तो मैंने कहा कि मेरा जो फेमिनिज्म था वो पहले यहाँ तक आया था कि हाउ टू मेक विमेन इंडिपेंडेंट, और अब मैं सीखते सीखते यहाँ पहुँची हूँ हाउ टू मेक विमेन डिपेंडेबल। उसको मजबूत करो क्योंकि तुम्हारे खानदान ने उस पर डिपेंड करना है, तो उसको डिपेंडेबल तो बनाओ, उसको इतना मजबूत तो करो कि लोग उसका सहारा लें। कुजा ये कि वो खुद खड़ी होने के काबिल नहीं है। मुझे वहां पर भी एग्जैक्टली यही लग रहा था कि यार हम गलत डेफिनेशन किए जा रहे हैं। हर इंडिविजुअल को इंडिपेंडेंट नहीं करना है, इस इंटरडिपेंडेंस को कलेक्टिविज्म में बिल्ड करना है। हम एक सिविलाइजेशन का हिस्सा हैं, हम एक फैमिली का, एक कम्युनिटी का, एक इंस्टीट्यूशन का, एक टाउन का, एक सिटी का, एक जगह का हिस्सा हैं। तो फिर ये कलेक्टिविज्म क्यों नहीं हो रहा? फिर मुझे लगा कि यार मेरी ज़िंदगी में तो इस कलेक्टिविज्म को छांट छांट के निकाला गया है कि नहीं, तुमने आगे बढ़ना है, बाकियों को पीछे छोड़ दो। और ये जो है तुमने आगे बढ़ना है, इसके साथ वाला दूसरा जुमला खतरनाक है कि बाकियों को पीछे छोड़ दो। फिर मुझे एक स्टूडेंट याद आई जो मेरे साथ MSc में थी, जो जाके लाइब्रेरी में फॉरेन रेफरेंस बुक छुपा दिया करती थी
टीचर ने रेफरेंस बुक लिखवाई, उसका काम था कि वो ब्रेक में, अभी लाइब्रेरी पीरियड ओपन नहीं हुआ, ठीक है, और वो लाइब्रेरी गई और उसने जाके वो बुक रैक से निकाल के पीछे छुपा दी। अच्छा, अब वो मैं अल्लाह की बंदी, आपको अल्लाह मियां ने कई दफ़ा दिखाना होता है ना। अच्छा, मैं कोई बिल्कुल ही एंड ऑफ द डे गई, तो जब मैं गई तो मैंने लाइब्रेरियन मुझे कहती है तुम सेक्शन फलां से आई हो। मैंने कहा, कहती तुम लोगों को आज असाइनमेंट मिली है। मैंने कहा, कहती वो एक लड़की बुक छुपा के गई थी, मैंने वहाँ से उठा ली थी। मैं कहा सीरियसली? कहती है इधर आओ तुम्हें दूँ। तो उसने मुझे बुला के बुक दी। मेरे लिए उस वक़्त वो बुक इतनी इम्पोर्टेंट नहीं थी, ये बात बड़ी इम्पोर्टेंट थी। तो मैंने उसको कहा कि तुम मुझे बताओगी वो कौन सी लड़की है? उसने कहा मुझे नाम नहीं आता, इसे सुलिया की लड़की है। वो वापस आई, उसके बाद वो बुक ढूंढती रही, मैंने उठा ली हुई थी रैक के पीछे से, मैंने देख लिया था उसने रैक के पीछे छुपाई। आई वाज लाइक हमने क्या कर डाला है, और यही हमने माशरे में भी कर डाला है। मैं हासिल कर लूँ और फिर उसके बाद किसी को भी हासिल ना हो, ये वो इंडिविजुअलिज्म है जो हमारे अंदर आ गया। बजाय इसके कि मैं कहूँ कि यार मुझे किताब मिल गई, आ जाओ बैठ के सॉल्यूशन ढूंढते हैं। तो कलेक्टिव अप्रोच तो ये कहती है कि जिसको सॉल्यूशन मिल जाएगा, जिसके लफ्ज पूरे हो जाएंगे, वो बंदा ढूंढ रहा होगा कि किसको दूं, किसके वर्ड्स अभी तक पूरे नहीं हुए। मेरे तो पूरे हो गए, आई एम सेटिस्फाइड। मेरा जो टारगेट था वो तो मैंने अचीव कर लिया, तो मैं लोगों को भी तो दे दूं। और ये भला मानस इतने आराम से बैठा हुआ है कि अच्छा अभी एक लफ्ज नहीं बना, बन जाएगा, कोई नहीं। ये ट्रस्ट भी बिल्ड हो कि मेरा वो जो एक लफ्ज रह गया है ना, वो बन जाना है। इन 15 लोगों में से किसी ना किसी ने मुझे दे देना है। इसलिए मुझे एंग्जाइटी भी नहीं चाहिए, मुझे हाइपर भी नहीं होना ये सोच के कि वो मेरे 6 रह गए हैं, मेरे ग्रेड का क्या बनेगा। एनी अदर क्वेश्चन? वो पीछे जी। आज हम कोलैबोरेशन की बात कर रहे हैं, तो आपने पेरेंट्स की भी बात की, बल्कि होल सोसाइटी की बात की, आपने एवरी एस्पेक्ट्स को कवर किया, जो हमारे मसले मसाइल हैं, जो मेन प्रॉब्लम्स हैं। तो मेरा एक इससे हटकर भी सवाल है कि आजकल ना मोस्टली पेरेंट्स ज़्यादा परेशान होते हैं, बल्कि मैं कहता हूँ कि हर घर का ये मसला है कि हमारा बच्चा अब 6 क्लास में हो गया है, तो आप बच्चे को O लेवल करवाएं या मैट्रिक करवाएं। सही बात। तो इसके बारे में मतलब आप थोड़ा सा गाइड कर दें कि हर बच्चे की तो मेंटल कैपेबिलिटी अलग अलग होती है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हाईलाइट करनी होती हैं कि ये O लेवल कर सकता है या ये मैट्रिक की तरफ अच्छा परफॉर्म कर सकता है, तो उसकी कोई कैरेक्टरिस्टिक्स बता दें थोड़ी सी, या कोई थोड़ी सी गाइड कर दें। ठीक हो गया। अच्छा, मैं इस सवाल को थोड़ा सा रिफ्रेम करने लगी हूँ, फिर कोशिश करूँगी आखिर में यहाँ तक आ जाऊँ। ये इस सवाल का जवाब मुझे आता नहीं है, इसलिए ना मैं बड़ी ट्रिक से इसको कवर करने लगी। ठीक हो गया? अच्छा अच्छा, इसका सवाल का जवाब मुझे नहीं आता, लेकिन मेरा ख्याल है कि जो बात मैं करने लगी हूँ ना, उसमें से निकल आएगा इसका जवाब। मैं आप लोगों के आने से पहले शेयर कर रही थी कि कल ऑनलाइन क्लास में हम इन्हीं चीज़ों के ऊपर डिस्कशन कर रहे थे। तो एक खातून ने कहा कि मैडम ये तो आप माने ना कि बच्चे को नहीं पता होता कि कौन सी फील्ड का स्कोप ज़्यादा है, ये तो पेरेंट्स को पता होता है। तो पेरेंट्स ने उसको गाइड करना होता है कि तुम क्या करो और क्या नहीं। आप कह रहे हैं बच्चे के स्किल्स पे डेवलप करें, बच्चे के एप्टीट्यूड पे डेवलप करें, बच्चे के इंटरेस्ट पे डेवलप करें। तो मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, आप सही कह रही होंगी, आप मेरे एक सवाल का जवाब दें। उन्होंने कहा क्या? मैंने कहा आज 6 अप्रैल 2023 को कौन सी फील्ड का स्कोप नहीं है? तो उन्होंने कहा मैडम देखें ये सबको पता है IT का कितना स्कोप है। मैंने कहा ये तो मैंने पूछा ही नहीं, मैंने तो आपसे पूछा है आज 2023 में एज अ पेरेंट आप मुझे बताएं कौन से सब्जेक्ट का, कौन सी फील्ड का स्कोप नहीं है। तो वो खामोश रही। फिर मैंने उनको कहा कि ये है रियलिटी स्ट्राइक, 2023 में खड़े हुए हो, मान लो इस बात को। आपका नैरेटिव ये है कि मैं एज एन अडल्ट ग्रुप जानती हूँ या जानता हूँ या जानते हैं कि किस चीज़ का स्कोप है। बच्चे का नैरेटिव ये है कि मी एज अ चाइल्ड नो माई इंटरेस्ट एंड माई एप्टीट्यूड्स, लेट मी वर्क अपॉन इट, मैं अपना स्कोप खुद बनाऊंगा। और ये है वो कम्युनिकेशन गैप जो आपके और आपके बच्चे के बीच में है।
तो आप बिल्कुल बिहेवियरिस्ट माइंडसेट से, कंस्ट्रक्टिविस्ट से भी नहीं, आप बिहेवियरिस्ट माइंडसेट से अभी तक डिलीवरी मोड पे हैं कि हम बताएंगे और वो सीखेंगे। जबकि वो बच्चा अगर कह रहा होगा कि मैं डांसर बनना चाहता हूँ, या मैं एक्टर बनना चाहता हूँ, या मैं हिस्टोरियन बनना चाहता हूँ, और आप उसको कहेंगे कि बेटा इसका तो कोई स्कोप नहीं है, तो बिलीव मी उसने 30 सेकंड में गूगल से आपको निकाल के ला के रख देना कि ये देखो स्कोप, ये करते हैं दुनिया में हिस्टोरियन, और ये करते हैं आर्टिस्ट। तुम्हें किसने कहा कि इसका स्कोप नहीं है? द पॉइंट इज कि आज वो सदी ही नहीं है जब हम कहें बच्चा ये करेगा तो खराब हो जाएगा, ये करेगा तो सही हो जाएगा, ये करेगा तो बड़ा सक्सेसफुल होगा, ये वो करेगा। नहीं 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 नहीं। हाँ, बच्चे की कॉम्पिटेंसीज, बच्चे की एबिलिटीज़, बच्चे के इंटरेस्ट, ये मॉनिटर करें, आप भी करें, टीचर्स भी करें, तो नज़र आना शुरू हो जाएगा कि बच्चा क्या कर सकता है। और बच्चे के साथ कॉन्वर्सेशन करेंगे तो उसको भी पता होगा मैं क्या कर सकता हूँ, या वो हो सकता है आपको खुद बता दे। तो मेरा ख्याल है कि दैट वुड बी अ बेटर अप्रोच ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म। ये कंस्ट्रक्टिविज्म कहता था कि चाइल्ड सेंटर्ड हो जाओ। अभी तक ना हम सेल्फ सेंटर्ड हैं, चाइल्ड सेंटर्ड। एक आपसे पर्सनल क्वेश्चन है, आपका अपना है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। हाँ, लेट्स सपोज अगर आपको पाकिस्तान में ऐसी एक हाई लेवल का रैंक मिल जाए, तो आप ये ग्रेडिंग सिस्टम जो आजकल चल रहा है नंबर का, तो इसके बारे में आपका क्या राय होगी, आपकी क्या प्लानिंग होगी? एवरी चाइल्ड्स प्रोफाइलिंग इज सो इजी टुडे। हर एलएमएस में, किसी भी लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम में चले जाओ, बजाय इसके कि टीचर न्यूमेरिकल वैल्यूज लिखता रहे, ठीक है, अगर वो सिर्फ उसकी वीकली रिपोर्ट लिखता रहे, बच्चा क्या कर पा रहा है, क्या नहीं कर पा रहा है, कहाँ एक्स्ट्रा एफर्ट लेता है, कहाँ नहीं लेता है, क्या जल्दी कर लेता है, क्या बाकी बच्चों को भी जा के करा रहा होता है, ठीक, ये प्रोफाइलिंग है। मैं अभी फरवरी में गई हुई थी यूएस, तो मैंने एक पूरा दिन उनके एलिमेंट्री स्कूल पे गुजारा सिर्फ ऑब्जर्व करते हुए। तो दिस इज़ ऑल दैट दे आर डूइंग राइट नाउ। और अभी उन्होंने कहा कि ये हमारा एक मीडियोकर स्कूल है, लेकिन उसमें हो ये रहा है कि हर बच्चा एलएमएस पे उसकी प्रोफाइल बनी हुई है। बच्चों को छुट्टी हो जाती है 2:10 पे, टीचर्स को छुट्टी होती है 2:40 पे। उन्होंने जो दिन में 3 या 4 क्लासेस पढ़ाई हैं, वो बारी बारी उसका एलएमएस खोलती हैं और छोटे छोटे नोट्स लिखती हैं जिन बच्चों को जहां हेल्प की ज़रूरत है। उठने से पहले ये काम करके उठती हैं। पेरेंट्स कैन एक्सेस दैट एंड दे सी इट। आपके यहाँ हर पेरेंट शायद एलएमएस एक्सेस नहीं करेगा, लेकिन पेरेंट टीचर मीटिंग ही को कम से कम इस काम के लिए इस्तेमाल कर लें। तो मुझे जिस दिन, जो कि नहीं मिलने लगा, इख्तियार मिल गया, तो मैं ज़रूर ये काम कर डालूंगी। प्रोफाइलिंग का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ है, बिल्कुल हुआ है। एवरी चाइल्ड्स प्रोफाइल, क्या, जिससे पता चले कि वो क्या सीख रहा है, क्यों किसी चीज़ में डेफिशिएंसी है, और उसके ऊपर बिल्ड किया जाए। कोलैबोरेशन के अंदर बचपन के अंदर वो लपे आती है दुआ हम इकट्ठे पढ़ते थे, या फिर ये नमाज मैंने स्कूल में सीखी, ठीक, कौमी तराना मैंने स्कूल में सीखा, ठीक। अच्छा, अब उसके अंदर ये था कि वो रला मिला तासुर होता था, ठीक है। किसी दिन जनाब साथ वाले तो ऊंची आवाज़ में बोल रहे ना, तो आपने भी थोड़ा सा ऊंची आवाज़ में बोलना है, ठीक है, और वहाँ पे आपने ऊंचा ही बोलना है। मैं जब फ़ज़ाइया में पढ़ाता था तो 6-7 के बच्चे थे, मेरा दिल था यहाँ एक्टिविटी प्रॉपर, यहाँ सारे सीनियर लोग यहाँ हो नहीं सकता, मैं वैसे ही नरेट कर देता हूँ। उस एक्टिविटी का नाम था डोंट अलाप अपना राग। अच्छा, डोंट अलाप अपना राग। अच्छा, और उसमें ये था कि आई जस्ट कम फ्रंट, सारे बच्चों को कहता था खड़े हो जाओ, ठीक है, और सबसे कहता जो दिल करता है ना, जिसका जो दिल करता है, सॉन्ग गाना नात बोलना शुरू करो। अच्छा, वो पूरी क्लास है शुरू हो जाती, कोई नात गा रहा है, कोई तिलावत पढ़ रहा है, वो क्या कर रहा है, ठीक है, 5 मिनट में अच्छा खासा शोर करते हैं वो पूरा, फिर मैं कहता चुप, अब जी हम ना कोई एक सॉन्ग जो भी वहाँ सिंगर है उसको फ्रंट पे लाना, और मोमन यारो यही दोस्ती है, या कोई एक गाना पकड़ना, और वो सारों ने मिल के गाना। अच्छा, गा लिया, बड़ा इंजॉय हुआ बैठ के। मैंने कहा अब बताओ ज़्यादा मज़ा किस में आया? मैंने कहा सर सेकंड वाले में। मैंने कहा जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ ना, ये जो सारे शुरू हो जाते हो ना, सर 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 मेरी नोटबुक, तो मुझे नहीं समझ आती, सारे इकट्ठे एक चीज़ कर रहे होंगे ना, तो मज़ा भी आएगा काम करने का। तो यस, ये जो आपने बात की है, आई रियली मतलब एंजॉय, बल्कि मैंने आज का सेशन मिस नहीं किया, मैं दूर था काफ़ी, तो फिर मैंने कहा यार आज टेट करते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर कमिंग।
अच्छा जी, आखिरी चीज़ मेरा कल क्लोज करते हैं, फिर उसके बाद वो यही है कि जो बिल्कुल लास्ट पॉइंट है जो मैं ज़रूर कहना चाहती थी, वो ये था कि घरों में अपने ही बच्चों में भी कंपटीशन, और कज़न्स में और अपने बच्चों में कंपैरिजन्स और कॉम्पिटिशन्स और कंपैरिजन्स और कॉम्पिटिशन्स और कंपैरिजन्स। मैं अपनी एक बहुत प्यारी सी कज़न है, कनाडा होती है, उसकी बात पे एंड कर दूंगी। उसने कहा कि पिछले हफ्ते मेरे भाई की फैमिली आई हुई थी, इसका एक ही बेटा है मेरी कज़न का, शी इज़ अ डिवोर्सी, ठीक है, और ये अपने बेटे को लेके अपने पेरेंट्स के साथ रह रही है। तो उसने कहा कि मेरे भाई की फैमिली आई हुई थी, उनके 3 बच्चे हैं, तीनों बच्चे मेरे बेटे से छोटे हैं। मैंने कहा ठीक है। कहती है जब वो चले गए तो शाम को मेरा बेटा बड़ा अपसेट बैठा हुआ था। तो कहती मैंने कहा कि क्या हुआ? कहती उसने कहा कि मम्मा आपने मुझे दुआए कनूत नहीं सिखाई, और उन तीनों ने आज मेरा इतना मजाक उड़ाया कि मुझे दुआए कनूत नहीं आती। तो मैं उसका जुमला कोट करके बात ख़त्म कर रही हूँ। उसने कहा कि मैंने अपने भाई को फ़ोन किया और मैंने उसको कहा कि थैंक यू सो मच, तुमने अपने तीनों बच्चों को दुआए कनूत सिखाई है। उसने कहा हाँ। तो मैंने कहा तुमने उसे ये नहीं सिखाया कि किसी को बुली नहीं करते, तो माई चाइल्ड इज़ बेटर, क्योंकि वो किसी को बुली नहीं करता। वो तुम्हारे बच्चों को कभी ये नहीं बताता कि उसको क्या आता है और उन्हें क्या नहीं आता। सो दैट्स दैट। थैंक यू।